Hello students, welcome to iTube classes. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing current affairs 2021. तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं हर वीडियो के साथ दो टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। देख लेते हैं आज के कौन से टॉपिक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, देखिए सेडिशन का जो लॉ है इंडिया में दैट इज इन न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स। सो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज देयर वाज अ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे पिटिशनर ने ये डिमांड की थी कि हमें री एग्जामिन करने की ज़रूरत है जो सेडिशन का लॉ है इन इंडिया दैट इज सेक्शन नंबर 124A इन आईपीसी। ठीक है, तो जो पिटिशनर था उसकी डिमांड थी कि हमें री एग्जामिन करना चाहिए जो सेक्शन 124A आईपीसी का है जो सेडिशन को डिफाइन करता है इंडिया में। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस जो पिटिशन है इसे खारिज कर दिया गया था, तो इसीलिए सेडिशन अभी न्यूज़ में है। ओके, तो ओरिजिनली सेडिशन का जो लॉ था ये 1837 में ड्राफ्ट किया गया था बाय थॉमस मैकले। नाउ हु इज थॉमस मैकले? आपको इससे एक और चीज़ याद आ रही होगी थॉमस मैकले के नाम से जो कि है एजुकेशन माइन्यूट्स ऑफ 1835। मैकले जो लॉर्ड मैकले हैं ये फेमस हैं दैट एजुकेशनल माइन्यूट्स ऑफ 1835 के लिए। इनका ये व्यू था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन है दैट इज़ बेटर देन इंडियन एजुकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन वर्नाकुलर। तो इनका था मत ये था इनका कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो बेटर है देन वर्नाकुलर एजुकेशन, और हमें जो इंडियंस हैं इनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडियंस को ही लेकर एजुकेट करना चाहिए थ्रू इंग्लिश एजुकेशन। बाकी मास एजुकेशन जो है ये जो चुनिंदा फ्यू इंडियंस रहेंगे ये बाकी मास एजुकेशन को देख लेंगे। तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी दी थी फॉर एजुकेशन इन इंडिया इन 1835। ठीक है, इसीलिए ये फेमस है। इसके साथ साथ ये फेमस हैं 1837 में ये जो ड्राफ्ट किया था इन्होंने सेडिशन का लॉ, इसके लिए ये जो लॉ इन्होंने 1837 में दिया था इसे ओमिट कर दिया गया था 1860 में जब आईपीसी आया। ठीक है, और जब आईपीसी आया था 1860 में तब याद रखिएगा कि सेडिशन का लॉ वाज नॉट देयर इन आईपीसी, इट केम इनटू आईपीसी आफ्टर द अमेंडमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 1870 में आफ्टर अमेंडमेंट 1870 में सेडिशन का लॉ लाया गया था दैट इज सेक्शन 124A। तो जो सेक्शन 124A जो आज भी सेडिशन को डिफाइन करता है इंडिया में, दिस इज़ अ कॉलोनियल एरा लॉ। ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल एरा में ये लाया गया था इंडिया में। नाउ फर्स्ट केस जो था सेडिशन से रिलेटेड जिसके बारे में सेडिशन के बारे में प्रोसीडिंग्स चली थी जिसके अगेंस्ट, वो था अगेंस्ट जोगेंद्र चंद्र बोस। ठीक है, एंड जोगेंद्र चंद्र बोस जो हैं ये 1891 में इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चली थी। और ये प्रोसीडिंग्स क्यों चली थी? क्योंकि इन्होंने अपने न्यूज़पेपर, इनके न्यूज़पेपर का नाम था बंगोबासी, अपने न्यूज़पेपर में इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी को, ब्रिटिश बिल को क्रिटिसाइज़ किया था। और वो बिल कौन सी थी? दैट बिल वॉज एज ऑफ कंसेंट बिल। ये बिल वही बिल है जिसका तिलक ने भी क्रिटिसिज्म किया था, और ये बिल, दिस बिल वॉज रिलेटेड टू इंक्रीज और राइज इन मैरिज एज ऑफ विमेन और गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स की एज को 12 ईयर करने का प्रपोजल था इस बिल में। ठीक है, फॉर द मैरिज, और इसका अपोजिशन तिलक ने भी किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे देखा कि बंगोबासी इनका न्यूज़पेपर था जोगेश चंद्र बोस का। तो हमें याद रखना है कि बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके पब्लिशर्स कौन थे, उनका फाउंडर कौन था। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके फाउंडर्स कौन थे और एक द हिंदू के फाउंडर्स कौन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन कौन से लीडर्स को इनमें चार्ज किया गया था, सेडिशन का चार्ज लगाया था जिन पे। एक है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो कि 1897 के अंतर्गत चार्ज किए गए थे, मतलब 1897 जो ईयर था इसमें इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था। मल्टीपल टाइम्स लगा है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन का चार्ज। ओके, फिर एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा था। ठीक है, और इनके ऊपर जो चार्ज लगा था सेडिशन का वो 1922 में लगा था। और क्यों लगा था? क्योंकि इन्होंने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, सेडिशन का जो सेक्शन 124A है इसके बारे में और बात कर लेते हैं।
देखिए ये सेक्शन 124A जो है यही डिफाइन करता है सेडिशन को। एंड हाउ डज इट डिफाइन सेडिशन? एनी ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट, excites or attempts to excite disaffection with the government towards the government established by law। यानी कि कोई भी पर्सन अगर अटेम्प्ट करता है या फिर एक्चुअल में ऐसा एक्ट करता है जिससे हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन क्रिएट होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस केस में उसे सेडिशन के अंतर्गत चार्ज किया जा सकता है। एंड व्हाट ऑल एक्ट्स आर इन्वॉल्व इन इट? वर्ड्स may be spoken or written, signs, visible representation, all these means are included in sedition। okay, तो इसमें से किसी भी मीन्स के थ्रू अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ काम करता है जो हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन क्रिएट करे तो उसे सेडिशन के अंतर्गत चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 124A। सेकेंड थिंग इज, ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट जो है यहाँ पे 3 साल का इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है जो भी पर्सन इसके अंतर्गत कन्विक्ट होता है। ओके, एंड दिस कैन बी विद और विदाउट द फाइन। And anybody who is charged under section 124A has to undergo some disprivileges, and these disprivileges are he has to live without the passport, ठीक है, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है। सेकेंड इज, उसे जब भी कोर्ट में प्रोड्यूस होने का कहा जाए ही हैज़ एंड ही मस्ट हैव टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, ओके, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एंड ही मस्ट बी बार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा वो पर्सन जिसे सेक्शन 124A के अंतर्गत चार्ज किया गया है। नाउ 2 केसेस आर रिलेटेड टू दिस सेडिशन थिंग। पहला केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन 124A है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ओके, एंड इसे अपहोल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनली, और कहा था कि कोई भी एक्ट जिससे वायलेंस क्रिएट होता हो या पब्लिक डिस्ट्रस्ट आता हो उस केस में सेडिशन का चार्ज लगाया जा सकता है। सेकेंड केस है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। देखिए ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है इसमें सेडिशन के बारे में ये कहा गया कि शाउटिंग स्लोगन्स डज नॉट इक्वल्स टू सेडिशन, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ स्लोगन चिल्लाना सेडिशन नहीं है। अच्छा, सेडिशन का बेसिक मीनिंग क्या है? देशद्रोह या राजद्रोह, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको यही मीनिंग मिलेगा। तो देशद्रोह या राजद्रोह बड़ी चीज़ है, ठीक है। इस एक्ट को, इस लॉ को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कॉलोनियल एरा लॉ बोलकर, ठीक है, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं बहुत वीक हैं। खैर ये चीज़ें मेंस की हैं, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए ये जो चीज़ है ये क्यों न्यूज़ में थी, पार्डनिंग पावर जो है ये क्यों न्यूज़ में है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1991 में, एंड फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड 7 पीपल, ओके, एंड अमंग दीज 7 पीपल 3 वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 4 वर गिवन डेथ सेंटेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। अमंग दीज 4 आगे चल के इन चारों में से जो जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था इनका डेथ सेंटेंस कम करके इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। अब इन्हीं में से एक कन्विक्ट है जिसने तमिलनाडु गवर्नर के पास अपनी पार्डन प्ली भेजी, और तमिलनाडु गवर्नर ने इसे फिर आगे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि प्रेसिडेंट जी आप निर्णय लीजिए कि क्या इस पर्सन को, इस कन्विक्ट को हमें पार्डन कर देना चाहिए क्या, ठीक है। तो इसीलिए पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है ये चर्चा में थी। नाउ पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और वहीं अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो पार्डनिंग पावर्स उनकी मेंशन है अंडर आर्टिकल 161। Here the president cannot exercise his powers of pardon independent to the government, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे शुड बी इन लाइन्स विथ द गवर्नमेंट एड, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कहेगी प्रेसिडेंट को वो करना रहेगा, ठीक है, जैसा कि बाकी सब केसेस में होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है अबाउट दिस थिंग कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहे वही गवर्नर को प्रेसिडेंट को करना रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द केसेस वेयर पार्डनिंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड? तो 3 केसेस मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 72 में। पहला है कोर्ट मार्शल का केस, जब भी कोई मार्शल कोर्ट
किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करती है, कोई भी सेंटेंस देती है, तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन दैट। कोई भी ऑफेंस जिसमें लॉ रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वायलेट होता है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के अगेंस्ट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट कैन पार्डन। एंड थर्ड इज डेथ सेंटेंस के केस में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो डेथ सेंटेंस के केस है, इसे सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। अब 5 तरह के पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास। पार्डन यानी कि कोई भी पर्सन जिससे कोई भी सजा दी गई है, उसकी सारी सजा माफ कर देना, ठीक है। दैट इज एब्सॉल्विंग द पर्सन ऑफ क्राइम एंड लेटिंग हिम गो फ्री। कोई भी कन्विक्ट अब नॉर्मल सिटीजन की तरह रह सकता है अगर उसे पार्डन कर दिया गया है तो। सेकेंड इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द गिल्टी टू अ लेस हार्शर वन। मैंने आपको बताया कि ये जो 4 कन्विक्ट्स थे जिन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया था, इन्हें बाद में जाके लाइफ इम्प्रीजनमेंट दे दिया गया, तो दिस इज कम्यूटेशन, ओके। क्योंकि आपने जो सज़ा थी उसे लेस हार्शर कर दिया, नेचर ही बदल दिया आपने सज़ा का। देन रिप्रीव में आप लगाते हैं स्टे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस दिया उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देते हैं। और ये स्टे क्यों लगाते हैं? सो दैट जो भी कन्विक्ट है वो बाकी सारी जितनी भी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं उन सबको एक्सरसाइज कर सके, उनमें से अगर उसे कोई फ़ायदा मिल सकता है तो मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है रिस्पाइट। रिस्पाइट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिस्पाइट इज़ फॉर स्पेशल केसेस। मतलब कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंस हो गया, यानी कि कोई अगर लेडी है और वो कन्विक्ट होती है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट टू, तो ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे उसका जो क्वांटम है या फिर जो नेचर है उसकी सज़ा का, वो आप कम कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज रेमिशन। रेमिशन का मतलब है चेंजिंग द क्वांटम विदाउट चेंजिंग द नेचर। यानी कि अगर लाइफ इम्प्रीजनमेंट है तो उसे आप 5 साल की 3 साल की सज़ा बना दी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखिए, अगर रिगरस लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, रिगरस इम्प्रीजनमेंट है फॉर 7 ईयर्स, उसको आपने रिगरस इम्प्रीजनमेंट फॉर 3 ईयर्स बना दिया, तो आपने नेचर नहीं बदला, आपने सिर्फ क्वांटम बदला। तो ये 5 टाइप्स हैं जो हमारे इसमें पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आते हैं। देन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की बात करें तो इसमें आर्टिकल 161 है जो इसके बारे में मेंशन करता है। और गवर्नर एक ही जगह पे सारी 5 टाइप्स की पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकता है, और वो है जब कोई भी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जब भी कोई पर्सन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है तो उस केस में गवर्नर कैन पार्डन हिम, ओके। अब क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में? देखिए, ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स आती हैं आर्टिकल 72 में, गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स आती हैं आर्टिकल नंबर 161 में। प्रेसिडेंट जो है ये जो पार्डन कर सकते हैं सिर्फ उन केसेस में जहां सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है। गवर्नर कर सकते हैं जहां स्टेट लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है। प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस के केसेस में भी कर सकते हैं पार्डन, जबकि गवर्नर के पास ये दोनों पावर्स नहीं है। चाहे फिर डेथ सेंटेंस स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब क्यों ना हो, गवर्नर उसे पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। जो डेथ सेंटेंस है उसके केस में सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल के केस में भी सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिए 2 टॉपिक्स। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।